हेलो एवरीवन। आज से हम लोग जो क्लासेस है वो गूगल मीट पे ले रहे हैं, है ना। और इसकी जो रिकॉर्डेड वीडियोस होगी वो यूट्यूब पे डलती ही रहेगी। तो लाइव तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, एज वेल एज जो भी क्लासेस होगी वो आप बाद में रिपीट करना चाहें या रिवाइज करना चाहें तो आपके लिए वो यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे। कुछ ही देर में ये डल जाया करेगा रोज के रोज, ठीक है। आप में से ऐसे कितने हैं जो पहले दिन से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं? और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कहिए, तो मैं उन चीज़ों को थोड़ा रिवाइज करवा दूंगा, नहीं तो आगे से स्टार्ट करेंगे। प्लस जब भी आप लोग गूगल मीट पे क्लासेस कंटिन्यू करेंगे तब आप अपना माइक और कैमरा दोनों ऑफ रखेंगे, अनटिल और अनलेस जब तक आपको कोई डाउट ना पूछना हो, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स देख चुके थे, और बेसिक्स में सबसे पहले तो हमने नंबर सिस्टम देखा था। नंबर सिस्टम में हमने नंबर क्या होता है, नंबर लाइन क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है ना, नेचुरल नंबर क्या होता है या होल नंबर क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देखी थी, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने अलजेब्रिक फार्मूला देखा था। उसके बाद हमने अलजेब्रा का फार्मूला देखा था कि अलजेब्रिक फार्मूले क्या होते हैं, उनका कैसे यूज होता है सिंप्लीफिकेशंस में। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था एक्सपोनेंशियल फार्मूला। फिर कुछ हमने देखा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट देखा था। देन उसके बाद हमने अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन देखा था, ठीक है। अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोगों ने ये टॉपिक्स के बारे में हमने बताया था, या इनके फॉर्मूलों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो नंबर सिस्टम के ऊपर हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। नंबर सिस्टम के साथ साथ इसके जो बॉड मास का रूल होता है, बॉड मास के रूल के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अलजेब्रिक फार्मूले में मैंने 9 या 10 फार्मूले आप लोगों को नोट करवाए थे, और एक्सपोनेंट के भी कुछ फार्मूले नोट करवाए थे कि उनको यूज कैसे करना है, उनके बारे में कुछ आपको एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था। अच्छा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट पे मैंने कहा था कि आप स्क्वायर जो 25 तक का याद कर लेना, बाकी ज्यादा इसके बारे में बात नहीं की थी, और क्यूब के बारे में भी। और मेरे ख्याल से अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारा ये टॉपिक बचा हुआ था जो हमने, हाँ स्क्रीन फुल ही है आपका। पोर्ट्रेट मोड में है क्या फोन? अगर पोर्ट्रेट मोड में फोन होगा तो आप उसका स्क्रीन रोटेशन ऑन करके उसको लैंडस्केप में कर लीजिए। मतलब फोन अगर ऐसा होगा तो स्क्रीन आपकी फुल नहीं आ रही होगी, आप उसका स्क्रीन लॉक ऑफ करके उसे इस मोड पे रखेंगे तो पूरा दिखेगा बोर्ड। दिख रहा है? हाँ, तो ये परेशानी होती है क्या है कि अगर ये मोबाइल ऐसा खड़ा भी रहेगा ना ऐसे में, तो वो देखने में दिक्कत होती है। नहीं हो रहा है, नहीं मतलब आप स्क्रीन का जो लॉक होगा वहां से जाके यहाँ पे जो ऊपर में ऑप्शन आता है वहां से आप उसको स्क्रीन रोटेशन ऑन कर दीजिए, और उसके बाद में आप मोबाइल को ऐसे घुमा के पकड़िए ऐसे, तब आपको फुल स्क्रीन पे दिखाई देगा। मेरी जो यहाँ से प्रॉपर सेटिंग है वो फिक्स है, सभी को अभी दिख रहा होगा। जिनको नहीं दिख रहा है वो कृपया ऐसा कर लेंगे तो उनको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा।
फुल स्क्रीन में क्लास चलती है, ठीक है। जैसे ये ऐसा है फोन, अगर तो आप उसे ऐसे घुमा लीजिए, अगर फोन ऐसा है तो आप उसे ऐसे घुमा लीजिए और स्क्रीन लॉक को ऑफ, रोटेशन ऑन कर दीजिए, तो आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया था, इसके ऊपर बहुत सारे हमने क्वेश्चन भी देख लिए हैं, ठीक है। और अलजेब्रिक फार्मूला देख लिया था, एक्सपोनेंट देख लिया था, स्क्वायर, स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट के कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि x की घात n माइनस a की घात n जो है वो डिवाइड होगा, भाग चला जाएगा किससे, x ऋण a से। कब, ऐसा कब होगा कि ये इससे भाग चला जाए, x की घात n माइनस a की घात n, तो n का मान क्या होगा, n के किस घात के लिए भाग चला जाएगा, x माइनस a से, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि अगर x की घात n माइनस a की घात n है, वो x माइनस a से कब भाग चला जाएगा, कि उसका कितना पावर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को फॉर्मूला दिखाया था, बीच में यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो मान लो कि यहाँ पे है x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला, क्या पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। तो उस अवस्था में देखिए कि ये जो है, अगर मैं इसे x ऋण a से भाग देता हूं तो ये हो जाएगा x, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, x ऋण a x धन a अपॉन x ऋण a। तो ये दोनों इससे कट जाएगा, मतलब ये इससे भाग चला गया। वैसे ही अगर मैं n की जगह पे 3 रखता हूं तो x की घात ऋण माइनस a की घात 3 अपॉन x माइनस a, तब देखिए इसका एक्सपेंशन क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब का a माइनस b सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो उस फॉर्मूले से इसका वैल्यू हो जाएगा x माइनस a x स्क्वायर प्लस xa प्लस x स्क्वायर अपॉन x माइनस a। इससे भी भाग चला गया। अगर मैं पावर 4 पे भी रखता हूं तो देखो क्या होता है, तब भी ये भाग चला जाएगा, मतलब कि हो क्या रहा है कि जैसे x की घात 1 रखोगे तब तो ये x माइनस a ही रहेगा, क्योंकि इसकी घात अगर 1 है तब भी ये x माइनस a ही रहेगा। तो x माइनस a तो x माइनस a से भाग चला जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, घात 1 रख रहे हो, 2 रख रहे हो, 3 रख रहे हो, 4 रख रहे हो, तब भी किसी भी घात पे ये जो है वो भाग चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किस घात के लिए, तो n की कंडीशन क्या है कि n कोई भी प्राकृत संख्या होगी जिसके लिए यह भाग योग्य होगा। तो क्या केस है कि it will be divisible when n will be a natural number। मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में मैं पढ़ा सकूं, बट धीरे वो आ पाएगा, है ना। तो जैसे क्या है प्राकृत संख्या, इंग्लिश में तो नेचुरल नंबर होता है, हिंदी में थोड़ा सा याद आने में, रिकॉल करने में उसे समय लगता है। तो इस प्रकार से
इस क्वेश्चन में ये आप हमेशा याद रखें कि अगर बीच में माइनस का साइन है और x की पावर n माइनस a की पावर n है, तो अगर वो x माइनस a से डिवाइड हो रहा है तो किस पावर के लिए होगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता है तो इसका ये मतलब है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या वह 1 2 3 4 5 6 किसी भी कितना भी पावर होगा वह x माइनस a से जरूर भाग चला जाएगा। ठीक है, वह भाग जरूर चला जाएगा। ठीक, तो एक ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में जैसे कि एक क्वेश्चन है कि कोई एक संख्या है जो कि 6 से भाग देने पर, जैसे कि क्वेश्चन में लिख रहा हूं, एक संख्या जिसे 6 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। एक संख्या है जिसे 6 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, तो उस संख्या को 3 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। ठीक है, तो मान लो कि कोई संख्या है जिसे कि हम 6 से भाग दे रहे हैं, किसी संख्या को हम 6 से भाग दे रहे हैं। तो मान लो एग्जांपल के तौर पे समझो यहाँ पे कि कोई संख्या है, जैसे मान लिया कि 39 हो गया। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम पहले, सबसे पहले तो एक संख्या हो गई 39 जिसे हम 6 से भाग दे रहे हैं। 39 मत लो, 45 दे दो। ठीक है, तो हमने इसे 6 से भाग दिया तो 6 सत्ते 42, तो रिमाइंडर क्या बच गया, 3 बच गया। ठीक है, तो कक्षा 10वीं में यह कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि अगर कोई ऐसा नंबर है तो जैसे यहाँ पे जो आया उसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यह जो संख्या होगा वो किस तरीके का होगा, 6Q + 3 के फॉर्म का यह नंबर होगा। अब ये ऐसा कैसे लिखा गया, जैसे कि वापस से मुझे 45 ही प्राप्त करना है तो क्या करूंगा, 6 × 7 + 3, तो 7 × 6 = 42 और 3 45 से मुझे मिल जाएगा। तो मैं जिस संख्या से भाग दे रहा हूं वो 6 और इसका यहाँ पे जितनी बार भाग जा रहा है उसको अगर मैं Q से रिप्रेजेंट करता हूं तो यह जो होगा, इसका स्वरूप जो होगा वो कैसा हो जाएगा, इस नंबर का 6Q + 3। क्यों, 3 यहाँ पे क्या है, शेषफल है मेरा। तो अगर यह संख्या जिसे कि मैं 6 से भाग दे रहा हूं तो 6 से भाग देने पर इसका शेषफल 3 बच जा रहा है, तो इस संख्या का स्वरूप होगा 6Q + 3। अब इसी संख्या को मैं 3 से भाग देना चाहता हूं, 3 से, तो कितना आएगा। तो देखो जब मैं इसे 3 से भाग दूंगा तो इन दोनों संख्याओं में से 3 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां बचेगा 2Q + 1 अपॉन 3। ये इससे पूरा का पूरा भाग चला गया। तो अगर पूरा का पूरा भाग चला गया तो इसका ये कितना आ गया, 2Q + 1, मतलब ये 2Q + 1 टाइम भाग चला जाएगा और इसका शेषफल जो होगा, शेषफल क्या होगा, इसका 0 बचेगा। इसका शेषफल क्या होगा, 0 बचेगा। तो ऐसा संख्या जिसे 6 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता था, अगर उस संख्या को 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप पहले ऐसे कन्वर्ट करोगे और कन्वर्ट करके फिर वापस से जो दूसरी संख्या दी होगी उस संख्या से आप उसे भाग देकर देखोगे। ठीक है,
इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो उनके डिफरेंस जो है किससे भाग चला जाएगा, दो निरंतर विषम संख्याओं का संख्याओं के वर्ग का अंतर निम्न में से किससे भाग चला जाएगा। सपोज कि if the two odd consecutive integers square of the numbers, जैसे दो consecutive odd numbers जो हैं उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस इसमें से कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, 3 4 6 7, 3 4 6 7 इसमें से किससे डिवाइड हो सकता है, निम्न में से, ठीक है। तो जैसे कोई भी ऐसा नंबर ले लो जो कि इन दोनों का क्या हो, सॉरी 3 6 7 इसको 8, ठीक, तो इसका डिफरेंस हमने को देखना है कि ये किससे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ओके, तो सपोज हम देखते हैं इसमें कि कोई भी दो विषम संख्या ले लो, जैसे मान लो कि 9 का वर्ग ले लो और 7 का वर्ग ले लो, ठीक है। तो 9 का वर्ग और 7 का वर्ग जो है इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, जैसे इसमें किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर दीजिए। तो मान लो कि ये फॉर्मूला हो गया क्या, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस b, a माइनस b, है ना। तो उस केस में इसका क्या हो जाएगा, 9 प्लस 7 और 9 माइनस 7, तो ये क्या हो गया 16 और ये 2, ठीक है। तो अब देखो इसमें से ऐसा कौन सा है, मान लो कि इसका क्या आया 32 आया, तो 32 इसमें से किस संख्या से डिवाइड हो सकता है, 3 से तो नहीं हो सकता, 7 से भी नहीं हो सकता, 6 × 30 नहीं हो सकता, 8 से हो सकता है, ठीक है। तो ये तरीका हो गया कि हम इससे निकाल लिए, ठीक। अब ये तो हमने एक एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाया। अगर मैं इसको लेता हूं, मान लो कि दो संख्याएं हैं, जैसे कि मान लिया मैंने अभी ये जो लिया था इसे दो संख्याओं को हमने ले लिया, तो मैं मानता हूं कि अगर यह संख्या जो है यह विषम संख्या है तो हम इसे ले लेते हैं 2n+1। 2n+1 क्यों लिया मैंने, n और n+3 क्यों नहीं लिया, वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब भी हम ऐसा लेते हैं किसी सम संख्या या विषम संख्या को, जब हमें लेना होता है तो हम इस तरीके से लेते हैं, 2n+1 जो होगा वह हमेशा एक विषम संख्या होगा। जैसे कि मैं अगर n की जगह 0 भी रखता हूं तो पहला अंक जो मिलेगा मुझे 1 मिलेगा। जब मैं n 1 रखूंगा तो 2 × 1 + 1 3 मिलेगा। जब मैं n 2 रखूंगा तो 2 × 2 + 1 तो ये मिल जाएगा 5। तो इस प्रकार से 1 3 5 ये क्रमतः विषम संख्याएं मिलती चली जाएंगी। तो अगर पहला संख्या अगर मैंने उसको विषम संख्या लेना है तो विषम संख्या 2n+1 लिया, तो उसके बाद अगला जो है 9 आ रहा है, तो 9 जो है इससे 2 अधिक है तो ये हो गया 2n+1 + 2, मतलब कि 2n+3, यह नंबर 2n+3 हो गया और ये नंबर हो गया 2n+1। तो कह ये रहा है कि इन दोनों के स्क्वायर्स का मतलब वर्ग का अंतर जो है वो किससे भाग जाएगा। तो देखो अब इसे स्क्वायर करो, 2n+3 का स्क्वायर माइनस 2n+1 का स्क्वायर। अब इसे ओपन करो तो ये क्या हो गया a धन b का वर्ग। तो क्या होता है फॉर्मूला, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab ऋण a का वर्ग धन b का वर्ग
धन 2 AB ये। तो 2n का वर्ग मतलब ये हो गया 4n का वर्ग, 2 का वर्ग 4 और n का वर्ग n वर्ग, 3 का वर्ग 9, ये देखो 2 दूनी 4 दिया 12, 12n माइनस इसका वर्ग कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस कर दिया मतलब ये सारे माइनस में आएंगे, तो 2n का वर्ग मतलब 4n स्क्वायर, 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा और ये माइनस 4n, तो ये दोनों तो कट गए, तो 9 माइनस 1 8 और 12n में से 4n गया तो ये बचा 8n, तो 8 इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे तो ये बच गया 1 प्लस n, तो ये जो नंबर आया है क्या नंबर आया 8 1 प्लस n, यह तो केवल और केवल किससे भाग जा सकता है 8 से भाग जा सकता है, तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा, इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा। आया समझ में? ठीक है। उसी प्रकार से अगर यह विषम की जगह अगर सम होता तब क्या होता, तब इसमें इसकी जगह ऑप्शन 4 कर दो, ठीक है, तब देखिए तब क्या होता, ठीक है। तो अभी हमने जैसे विषम संख्याओं को क्या लिया था 2n + 1 2n + 3 2n + 5, ऐसे हम विषम संख्याओं को लेते हैं, तो सम को हम हमेशा जो है वो इस तरीके से लेते हैं 2n + 2 2n + 4, इस तरीके से हम विषम संख्याओं को लेते हैं, तो दो क्रमशः विषम संख्याएं 2n और 2n धन 2 होंगी, ठीक है। तो इनका अंतर क्या होगा, तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूले से ही करते हैं, 2n + 2 का वर्ग माइनस 2n का वर्ग, तो जब इसे करोगे तो इसे ओपन करो तो ये हो जाएगा a धन b का वर्ग, तो ये हो गया a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab ऋण 2n का वर्ग, तो आप इसे डायरेक्ट काट दीजिए, तो ये क्या बन गया 4 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 है, तब इन दोनों में से कॉमन कितना निकाला जा सकता है खाली 4, तो 4 अगर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ बचा 2n, तो यह कुछ भी हो, यहाँ n की देखो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट यह तय है कि जो बाहर जो संख्या है उस संख्या से तो ये जरूर भाग जा सकती है, तो इसमें से कौन सा, देखो 3 से भाग नहीं जा सकता, 6 से भी नहीं जा सकता, 7 से भी नहीं जा सकता, तो भाग जाएगा किससे, केवल 4 से, तो ये केवल 4 से डिवाइड हो सकता है, जब दो जो लगातार जो संख्याएं आ रही हैं जैसे सम संख्याएं हैं तो उनके वर्गों का अंतर जो है वो 4 से भाग जा सकता है, जबकि यही चीज अगर विषम संख्याएं होती तो उनका जो वर्गों का अंतर है वो 8 से भाग जाता, ठीक है। आप चाहो तो इसे क्वेश्चन समझ सकते हो या तो आप इसे कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, दोनों ही तौर पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आप में से मुझे लगता है मैंने जो एपी का चैप्टर पढ़ाया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का और गुणोत्तर श्रेणी का कुछ क्वेश्चन था, वो आज मैं करवा के और ये इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करूंगा, तो उनके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। और इनका जो प्रैक्टिस पेपर है 1-2 दिनों में आप लोगों को वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि जो भी चीजें मैंने पढ़ाई है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को भेजते जाऊंगा, और क्वेश्चन को भेजने के साथ साथ आप लोगों को समय देंगे कि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद में उसका 24 घंटे के अंदर में आंसर भेज देंगे ताकि आप उसे मिला सको, है ना। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक क्वेश्चन 2-4 करने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से ही स्पीड आएगी, ठीक है। ओके, तो हमने एक देखा था, क्या देखा था, समांतर श्रेणी, मैं उसे फिर से रिवाइज करवा देता हूं, समांतर श्रेणी या इंग्लिश में कहा जाता है इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है, ऐसा कोई भी सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में जो संख्याएं हैं वो किसी निश्चित अंतर पे होती हैं, चाहे उसका पहला टर्म जो है
वो कुछ भी हो, अगर उसका पहला टर्म कुछ भी है तो वह जो होगी वह समांतर श्रेणी में होगी। एग्जांपल के तौर पर मान लो कि 2 2 5 8 11 14, ठीक है। तो मान लिया कि यह एक श्रेणी दी हुई है जिसमें कुछ पद हमें दिए हुए हैं, तो इन जो सारे पद हैं इन पदों में से मान लो पहला पद जो है वो 2 है, तो इसका जो फर्स्ट टर्म जो होता है पहला पद उसे हम 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में यह जो 2 लगातार पद हैं उन 2 पदों के बीच के जो अंतर है उस अंतर को हम सर्वांतर कहते हैं। तो सर्वांतर जो है उसको देखते हैं हम, उसे लिखा जाता है सर्वांतर, जैसे कि इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो कॉमन डिफरेंस जो है इन 2 लगातार पदों के बीच का देखिए अंतर 3 है, मतलब 5 में से जब मैं 2 को माइनस करूंगा तब भी 3 आएगा, 8 में से 5 को माइनस करूं तब भी 3 आएगा, 11 में से 8 को माइनस करूं तब भी अगर 3 आता है, तो अगर यह अंतर पूरे इस सीरीज में अगर एक जैसा है तो हम इस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। इस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यह इसका प्रथम पद a है और जो d है उसे हम किससे 3 हो गया इसका, तो मान लीजिए कि ऐसा एक सीरीज चल रहा है। तो इस सीरीज का अगर मुझे 10वां पद निकालना है, इस सीरीज का मुझे 10वां पद निकालना है, तब इसका n का मान जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। जो पद हमें निकालना है वह पद की संख्या हो जाएगी, तो n का मान हो जाएगा 10। तब इस प्रकार इसके nवें पद को, nवां पद जिसे हम an से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है a धन n ऋण 1 गुणित d, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे 10वां पद निकालना है इस श्रेणी का, तो इस श्रेणी का 10वां पद जैसे a की जगह पे, मतलब यहां पे मत रखो a10 मतलब ये कह रहा है कि 10वें नंबर का पद निकालना है। इस तरफ हम सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, तो a की वैल्यू हो गई 2 धन n का मान रखेंगे 10 ऋण 1 और d का मान है मेरा 3, तो ये हो गया 2 10 ऋण 9 गुणित 3, तो 2 धन 27 मतलब 29। तो इसका 10वां पद जो होगा वह क्या होगा, 29 होगा। इसका 10वां पद क्या होगा, 29 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यह समांतर श्रेणी यूज की जाती है। जैसे समांतर श्रेणी होने के लिए या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि पहला टर्म कुछ नियत हो, हाँ उसके बाद के जितने भी टर्म्स हैं उन सारे पदों के बीच का अंतर जो है वो एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि मान लिया कि मैं लिख रहा हूं वर्गमूल 2, तो अगला पद भी वर्गमूल 2 हो सकता है, उसका अगला भी वर्गमूल 2, उसका अगला भी वर्गमूल 2 हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि पहला पद तो मैं बोला था कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगले जो पद है उन पदों के बीच का अंतर, जैसे यहाँ पे अंतर क्या है, शून्य है, अंतर क्या है, शून्य है, तो फर्क नहीं पड़ता उससे कि अंतर क्या है, लेकिन अंतर एक जैसा होना चाहिए, चाहे वो धनात्मक हो ऋणात्मक हो या चाहे शून्य ही क्यों ना हो, ठीक है। अब जैसे कि एक चीज तो हमने देख लिया कि nवां पद कैसे निकालते हैं, तो अब इस वाले फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, इस वाले फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इस पे एक और चीज आ जाती है कि अगर मुझे ऐसा दिया हुआ है, तो जैसे मान लो कि मैंने यहाँ 5 पद लिखा है, इन 5 पदों का है ना, इस श्रेणी के 5 पदों का योग निकालना है। पहले में क्या था, 10वां पद निकालना था। पहले क्वेश्चन में क्या था कि 10वां पद ही निकालना था कि उस पद का मान क्या होगा, उस टर्म का मान क्या होगा। लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि यहाँ आप बताइए कि 2 धन 5 धन 8 धन 11 धन 14 ये जो होगा इसका मान क्या होगा। तो यह उस क्वेश्चन से अलग है, यहाँ पे सबका योगफल पूछ रहा है, तो योगफल निकालने का फॉर्मूला है Sn = n बटा 2 2a धन n ऋण 1 इंटू d, ठीक है, या n बटा 2 इसकी जगह हम अगर a धन an भी यूज कर सकते हैं। तो अभी nवें पद का फॉर्मूला जैसे दिया हुआ था, तो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में मान लो
कि मान लो पहला टर्म में 2 दिया हुआ है, फिर 5 दिया हुआ है, फिर 8 दिया हुआ है और 10वां टर्म का वैल्यू भी दिया हुआ है, a ऑफ 10 का वैल्यू दिया हुआ है। तो हमको तय हो गया कि 10वें पद का मान हमें दिया हुआ है और पद भी 10 है, तो हम डायरेक्ट उससे भी निकाल सकते हैं कि a धन an करके भी हम उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन है। तो अगर मैं इसमें फॉर्मूले में पुट करता हूं, जैसे मैं इसी फॉर्मूले में पुट करता हूं, तो इसमें देखिए पद है कितने, 1 2 3 4 5, तो n का मान कितना हो गया 5, a कितना है 2 और सर्वांतर कितना है 3 का। तो इस प्रकार से इसमें जब हम रखते हैं तो देखिए क्या आएगा 5/2 2 × 2 धन 5 ऋण 1 into 3, तो 5/2 4 धन 4 तिया 12, तो 5/2 गुणित 12 4 16, ये आ गया 8, 8 पंचे 40। ठीक है, ओके। अब देखो इसको जस्टिफाई करते हैं। 5 2 7, 7 और 8 15, 15 और 11 26, 26 और 14 40। तो इस प्रकार से इसका योग भी कितना आ रहा है 40 आ रहा है और यहाँ भी इसका योग 40 आ रहा है। तो इस प्रकार से क्या है, अगर ये 2-4 टर्म है तब तो आप जोड़ के निकाल लोगे, लेकिन ज्यादा टर्म होंगे तो क्या किया जाएगा, तो इसलिए हम इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, फिर इसके ऊपर मैं 1-2 क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ। यह चीज आप लोगों को समझ में आई? अगर समझ में आई है तो कृपया मैसेज कर दीजिए यस में, तो मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस करवाता हूँ। ओके, तो जैसे एक क्वेश्चन है कि प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का जोड़ क्या होगा। प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का जोड़ क्या होगा। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं कि प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो हमें पहले 45 पर उनका क्या निकालना है, जोड़ निकालना है। तो देखो कि यह क्या है, ये क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। देखो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, हमने इसीलिए इंट्रोडक्शन में देखा था कि सारी चीजें होती क्या है। तो प्राकृत संख्या स्टार्ट कहां से होती है, 1 से। तो 1 से स्टार्ट होती है, तो अगली क्या होती है 2 3 4, ऐसा करके कहां तक का योग निकालना। प्रथम 45 मतलब 1 से लेके 45 तक का। ठीक है, तो अगर मेरे को सबका योग निकालना है तो मतलब क्या सबको जोड़ते हुए जाना है कि 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन से लेके 45 तक इनका योग क्या होगा। तो इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है, 1 है, तो a का मान क्या हो गया 1। अगर इसमें से इसे मैं माइनस करता हूं तो अंतर कितने का आ रहा है, 1 आ रहा है। क्यों, क्योंकि मैं गिन रहे हो तो आप 1 2 3, तो 2 में से 1 घटाओगे तो 1 ही आएगा। तो इस प्रकार से जो अंतर है वो कितना है, d भी कितना है 1, और 1 से लेके 45 तक पद कितने हैं 45 है। तो आप इसे फॉर्मूले से बना सकते हैं, कैसे, s ऑफ n इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इनटू t। तो कितने हैं, प्रथम 45 पद हैं, तो प्रथम 45 पदों का योग कितना आ जाएगा, तो 45/2 2 गुणित 1 धन 45 ऋण 1 इनटू 1, तो ये हो गया 45/2 2 और ये हो गया 44, तो ये हो गया 45/2 गुणित 46, तो ये कट के आ गया 23। तो 45 गुणित 23 आप कर लो, 45 गुणित 23, तो ये कितना आ गया 1035। तो इस प्रकार से हम प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। ठीक है,
आया समझ में? अच्छा, अगर इस तरीके से निकाल लिए हो तो ठीक है, और नहीं तो एक और तरीका आपको, अगर किसी ने वीडियो देखा होगा तो याद होगा कि जब मैंने कहा था कि 1 से लेके 1 2 3 प्रथम 45 तक का निकालना है, तो आप क्या करो, 45 में उसके अगले नंबर 46 से गुणा करके उसे 2 से भाग दे दो, तो ये 45 गुणित 23 ये भी आ गया। तो आप इस तरीके से भी उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक, ओके, क्लियर है ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि 1 से 31 तक अगला क्वेश्चन है 1 से 31 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से लेकर 31 तक की संख्याओं का, विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो देखो यहां पर कि 1 से 31 तक, मुझे तो सबसे पहली बात कि 1 से 31 तक कितनी संख्याएं होंगी जो विषम होंगी, यही चीज अगर मुझे नहीं पता तो सबसे पहले तो आपको खोजना है कि यह विषम संख्याएं है कितनी। तो जैसे मान लो कि ये तो छोटा नंबर है, इससे आपको पता चल गया, तो सबसे पहले कि 1, फिर अगला होगा 3, फिर 5, ऐसा करके आप 31 तक जाओगे। तो अंतिम पद यहाँ पे कौन सा है? 31 है। तो फॉर्मूला क्या होता है? an = a धन n ऋण 1 into d। तो आपके पास 31 दिया हुआ है, प्रथम पद क्या हो गया? a, और अंतर कितने का है? 2 का, तो इसमें आप रखिए, तो ये हो गया 1 धन n ऋण 1, और d का मान कितना है? 2 है। तो इसको इसमें से माइनस करो, तो 31 ऋण 1 बराबर n ऋण 1 गुणित 2, ये हो गया 30 बराबर n ऋण 1 गुणित 2, तो ये हो गया 30/2 n ऋण 1, ये आ गया 15, और ये जब इस तरफ आएगा तो धन 1 हो जाएगा, तो h का मान हो गया 16। तो इस प्रकार से इस श्रेणी में ऐसे 16 पद होंगे जो कि क्या होंगे? सम होंगे। ठीक है, जो कि सम होंगे। तो 1 से 31 तक के ऐसे सारे पद जिनका सम जो है निकालना है हमें। तो अब श्रेणी में कितने हैं? हमको पद नहीं पता था, इसलिए हमने सबसे पहले तो पद निकाला। अब निकालो उसका Sn। तो Sn = क्या आ जाएगा? n/2। अच्छा, यहाँ पे a + an वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। क्यों? अंतिम पद आपको पता है, यहाँ पे अंतिम पद पता है, तो आप यहाँ पे कितने पद हैं? 16। तो 16/2, a का मान है 1 और इसका मान है 31, तो 16/2 गुणित 32, तो ये भी आ गया 16। तो ये आ गया 16 गुणित 16, 16 का वर्ग, 16 का वर्ग कितना होता है? 256। तो इस प्रकार से यह वैल्यू निकल के आ गई इसकी 256। ठीक है, आप इसे डायरेक्ट तो कर ही नहीं सकते एग्जाम में, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए इस तरीके के फॉर्मूले से ही ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, अब अगला एक क्वेश्चन है कि ऐसे संख्याओं का योग निकालो जो कि 2 अंकों के हैं, साथ ही साथ वो 5 से भाग जाते हो। क्या है क्वेश्चन? 2 अंकों की सभी प्राकृत संख्याओं का योग जो कि 5 से भाग जाती हो। ठीक, तो देखिए यहाँ पे
सबसे पहली बात की 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की पहली संख्या जो होती है वो 10 होती है और 10 से लेके यह 99 तक जाती है। ठीक, तो इनमें से हमको इनका योग नहीं निकालना है कि 10 से 99 तक का योग क्या होगा, 10 से 99 तक का योग क्या होगा, हमको केवल उन्हीं संख्याओं का योग निकालना है जो कि 5 से भाग जाती हो और 2 अंकों की हो। तो 2 अंकों की सबसे पहली संख्या जो 5 से भाग जाती हो वो हो गई 10। अब इसके बाद कौन सी होगी, 11 12 13 14 तो होगी नहीं, अगली कौन सी होगी 15, फिर अगली कौन सी होगी 20। तो ऐसा करके 99 से पहले कौन सी होगी 95। ठीक है, क्यों 5 का रूल हम पढ़ चुके हैं कि 5 से भाग देने का रूल क्या होता है। तो जब हम 5 से इसे भाग देंगे तो ये तो भाग नहीं जाएगा, तो इससे पहले जो संख्या होगी जो कि 5 से भाग चली जाए वो होगी 95। तो इस प्रकार एक ऐसी श्रेणी बन के आएगी 10 15 20 25 से लेकर के कहां तक 95 तक। तो इस श्रेणी का प्रथम पद क्या हो गया 10, डिफरेंस कितने का है सभी में 5 5 का, तो d कितना हो गया 5 और अंतिम पद कितना है an 95। तो फॉर्मूला क्या है मेरा an का, an a धन n ऋण 1 गुणित d। तो an तो हो गया मेरा 95, a हो गया कितना 10 और n का मान मुझे पता नहीं है और d कितना है 5। ठीक है, तो सॉरी पहले इसमें माइनस करो, तो 95 ऋण 10 n ऋण 1 गुणित 5, तो ये हो गया 85 बराबर n ऋण 1 गुणित 5। तो n ऋण 1 बराबर 85 बटे 5, तो ये हो गया 17। और जब ये ऋण 1 इस तरफ आएगा और 17 से जुड़ेगा तो n की वैल्यू हो जाएगी 18। तो ऐसे जो होंगे 18 पद होंगे जो कि 5 से भाग चले जाएंगे, साथ ही साथ वो 2 अंकों की संख्याएं होंगी। तो इनका योग जो हो जाएगा Sn = n बटा 2 a धन an। तो इससे हम इसका योग निकाल सकते हैं। तो मेरा कितना पद है 18 ऐसे पद है, तो n का मान 18 रख दिया। पहला पद क्या है 10 और आखिरी पद क्या है 95। ठीक है, तो 18 बटे 2 क्या हो गया 9 और 95 और 10 105। 105 को 9 से गुणा करो तो 9 पंचे 45 और 9 945। तो ऐसे संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 945 आ जाएगा। ठीक है, ठीक ओके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि एसन से जुड़ा हुआ है। एक और क्वेश्चन देखते हैं एसन से रिलेटेड, फिर आज ये इंट्रोडक्शन का पोर्शन खत्म हो जाएगा। जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चंस टॉपिक्स देखे थे उनके। ठीक है, तो बोल रहा है कि 6 धन 12 धन 18 धन 24 धन, ऐसा करते करते 1800 योग आता है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस श्रेणी के कितने पदों का, इस श्रेणी के कितने पदों का योग 1800 आएगा। मतलब बोल रहा है ऐसा कि ये 6 धन 12 धन 18 धन 24 आप ऐसा करते चले जाइए। अगर आप ऐसा करते चले जा रहे हैं तो जो अभी जैसे हमने अभी जोड़ के निकाला कि भाई ऐसे सारे पदों का योग कितना आएगा, जो भी आंसर अभी हम लोगों ने निकाला वैसा। ठीक है, अब यहाँ पे वो चीज दी हुई है कि उनका योग कितना आएगा 1800 आएगा। तो हमें बताना कि ऐसे पद हैं कितने इसमें। ठीक है, तो देखो कि यहाँ पे a का मान दिया हुआ है 6, d जो है 12 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा 6, और Sn का मान दिया हुआ है 1800। तो इसमें फॉर्मूला लगाओ कौन सा, देखो जब d दिया हुआ है तब हम n/2 2a धन n ऋण 1 into d वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है,
तब यहाँ पे Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बटा 2 2a धन n ऋण 1 गुणित d। Sn का मान कितना है 1800, n हमें पता नहीं, तो ये हो गया 2 गुणित 6 धन n ऋण 1 इंटू 6। तो ये जब इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 3600 बराबर n 6 दूनी 12 धन 6n ऋण 6। तो ये हो गया 3600 बराबर n, 12 में से 6 गया तो क्या हो गया 6 धन 6n। तो आप एक काम करो, इसमें से 6 को उभयनिष्ठ निकाल सकते हो या कॉमन निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस n बराबर 3600। तो ये 6 से ये कट गया, 600 आ गया। तो जब आप इसे गुणा करोगे तो 600 बराबर n धन n का वर्ग आ जाएगा। आप जब इसे इस तरफ लेके आओगे तो देखो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस n माइनस 600 इक्वल टू 0। ठीक है, तब आप इसे सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के लिए इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब वर्ग समीकरण से। तो अब वर्ग समीकरण तो हमने पढ़ा नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लो वर्ग समीकरण का मूल रूप जो होता है वो ऐसा होता है ax स्क्वायर धन bx धन c इक्वल टू 0। ऐसे समीकरण जिसका कि चर राशि का सबसे अधिकतम घात अगर 2 होता है तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, वर्ग समीकरण कहते हैं। और इसका निकालने का फॉर्मूला होता है, इसके x की 2 वैल्यू निकलेगी क्योंकि यहाँ पे वर्ग है, तो इसकी x के 2 मान निकलेगी और दोनों मान को निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, तो इस प्रकार से माइनस b मतलब b कौन है, x के साथ जो टर्म होगा। x का हमने इक्वेशन बताया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे n का इक्वेशन बना है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जैसे कि जब इसे आप कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a का मान हो गया 1, b का मान भी हो गया 1 और c का मान हो गया ऋण 600। ठीक है, तो आप इसे कंपेयर करके निकालोगे तब आपका ये मान निकल जाएगा और फिर निकाल के आप उसे इस फॉर्मूले में रख दोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप इसे वर्ग समीकरण को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, मैं अभी इसे इस्तेमाल करके दिखाता हूं। तो क्या है, n इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस, जहां जैसे यहाँ n का समीकरण है तो हम यहाँ n लिखेंगे, अगर यहाँ पे x का समीकरण होता तो x लिखते, तो x के यहाँ n के 2 मान निकलेंगे, तो इसलिए n इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो b का मान है कितना 1, तो इसके सामने माइनस लगा इसलिए हो गया माइनस 1 धन ऋण 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणित 1 गुणित ऋण 600 बटा 2 गुणित 1, तो माइनस 1 प्लस माइनस 1 और ये माइनस और माइनस मिलके हो गया प्लस, ये हो गया 2400 अपॉन 2। तो ये हो गया ऋण 1 धन ऋण 2401 बटा 2। अब 2401 का वर्गमूल निकालना है मुझे, तो 2401 का वर्गमूल अब फिर से यहाँ पे एक चीज आ गया कि 2401 का वर्गमूल निकालना है। तो जब किसी संख्या का वर्गमूल निकालना होता है तो उसके 2 तरीके हैं, एक कि अभाज्य गुणनखंड के तरीके से और एक भागफल विधि से। तो मैं यहाँ पे भागफल विधि से इसका निकाल रहा हूँ क्योंकि ये आसानी मतलब जल्दी निकल जाएगा। तो इस पे क्या करो, 2-2 के जोड़े बना लो, 2-2 के जोड़े बना लो और यहाँ पे जैसे जो संख्या से भाग दोगे वही संख्या यहाँ पे लिखो। जैसे 4 चौके 16, अगर यहाँ 5 लिखता तो यहाँ पे 5 लिखता, तो 5 5 25, वो तो ज्यादा हो जाता। तो 4 चौके 16 लिख लिया, तो यहाँ बच गया 8। ठीक है, तो अब अगले जोड़े को उतार लो, 8 शून्य 1 हो गया। अब यहाँ 4 लिखे थे चूंकि, तो यहाँ फिर से 4 इसमें जोड़ दो, तो 4 4 हो गया 8। अब इसके सामने जो संख्या लिखोगे वही संख्या यहाँ लिखोगे और यहाँ जो लिखोगे उसको यहाँ वाले से मल्टीप्लाई करोगे। अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ तो यहाँ भी 1 लिखूंगा, तो 81 1 का 81, वो तो हो नहीं सकता।
तो अगर मैं यहाँ पे 7 लिखता हूँ तो यहाँ भी 7 लिखूंगा, तो 87 गुणित 7 होगी। तो मैं यहाँ देखता हूँ 9 लिख के, तो 89 गुणित 9, 9 में 81, क्या है बाकी बचा 8, 9 8 72, 7 80, तो यहाँ क्या आ रहा है 9, तो यहाँ भी क्या आएगा 9, तो ये हो गया 801। तो इस प्रकार से इसका वर्गमूल निकल गया कितना 49। तो ये हो गया ऋण 1 धन ऋण 49/2, इसका मान n का मान। तो n के दो मान संभव हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जब मैं दो चिन्ह लगे हुए ना बीच में, तो अगर दो चिन्ह लगे हुए बीच में तो एक बार आप धन लेके सॉल्व करो, एक बार क्या लोगे पॉजिटिव लो, तो ये हो जाएगा n = ऋण 1। अभी यहाँ पे हम धन रखेंगे 49/2, तो ये हो गया 48/2, तो n का मान आ गया 24। अगर मैं यहाँ माइनस रखता हूँ, n को मैं निगेटिव साइन रखता हूँ, तो n = होगा -1 -49/2 -50/2, तो -25, तो n का मान -25 आया। तो यह मान संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? कि भाई जैसे यहाँ पे 1 पद 2 पद 5 पद 50 पद या 500 पद हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ये नहीं कह सकता कि -25 पद हो सकते हैं। या हम किसी आदमी की गिनती कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 है 4 है 10 आदमी है, लेकिन -25 आदमी तो संभव नहीं है। तो इसलिए यह संभव नहीं है। तो इसलिए n का मान 24 होगा। तो ऐसे 24 पद लगेंगे इस श्रेणी के, जब इनका योग कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। आया समझ में? जब हम 24 ऐसे पद लेंगे इस श्रेणी के तो उनका योग कितना आएगा 1800 आएगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, ओके। अब समझ में आएगी ये सारी बातें। देखो क्या है कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें 10वीं तक का मैथ्स आना चाहिए, 10वीं तक का मैथ्स आना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने जो भी चीजें बताई हैं, जैसे कि यहाँ पे ये बताया इसको सॉल्व करने के लिए ये तरीका, तो ये क्लास 10वीं में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या है अगर ये सारी चीजें भी नहीं पता तो हमें इसके बारे में भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इन चीजों को जैसे आने पे हम उसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक ये चीजें नहीं आएंगी फिर हम फंस जाएंगे उसमें। जैसे हमने अगर खाली क्वेश्चन करना होता तो हम जल्दी से इसको क्वेश्चन करके निपटा देते, लेकिन हमको चूंकि ये सारी चीजें पता नहीं है तो इनको भी बताना ही पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, ठीक। अब ये कंप्लीट आ गया, समझ में आ गया आप सभी को? मैसेज करके बता दीजिए मुझे कि अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है। तो फिर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने सम का भी कुछ क्वेश्चन करवा दिया और एनओ पद निकालने का भी मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करवा दिए हैं, है ना। अब इसके बाद में हम देखेंगे गुणोत्तर श्रेणी के 2-4 क्वेश्चन। ठीक है, ओके। अब आगे हम देखते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है। गुणोत्तर श्रेणी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है। तो जैसे समांतर श्रेणी में हमने देखा कि a होता है, फिर a धन d होता है, मतलब उनके बीच का डिफरेंस एक जैसा होता है। किसी भी दो लगातार जो पद होते हैं उनके बीच का जो अंतर होता है वो हमेशा एक जैसा होता है। तो यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी में अनुपात एक जैसा होता है। जैसे मान लो 2 4 8 16 32 64, तो जब हम दूसरे पद से पहले पद को भाग देंगे तो 2 आएगा, तीसरे पद से दूसरे पद को भाग देंगे तो 2 आएगा, और चौथे पद को जब तीसरे पद से भाग दोगे तब भी 2 आएगा। तो यह जो अनुपात आ रहा है, ये जो अनुपात आ रहा है वो अनुपात क्या है, हमेशा एक जैसा है। ये जो अनुपात है वो हमेशा एक जैसा है। तो अगर किसी श्रेणी के
किन्हीं भी दो लगातार पदों के बीच का अनुपात अगर एक जैसा होता है तो हम उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो इस गुणोत्तर श्रेणी के nवां पद का मान जो होगा, nवां पद का फॉर्मूला जिसे an से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है a r की घात n ऋण 1। अब जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पद दिए हुए हैं, मान लो कि सातवां पद कितना होगा, देखो सब डबल ही तो हो रहा है, 2 2 4 4 2 8 8 16 16 32 32 64, तो 64 दूनी कितना होगा, 128 होगा। ठीक है, लेकिन हम इसे फॉर्मूले से निकालते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये सातवां पद है तो इस श्रेणी का ये सातवां पद है। ठीक है, अगर मुझे सातवां पद निकालना है तो इसका प्रथम पद क्या है, 2, और इसका रेशियो क्या है, सर्वानुपात क्या है, सर्वानुपात को यहाँ पे r से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे यहाँ भी r की मान 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो r का मान कितना हो गया, 2 हो गया। और कौन सा पद निकालना है, सातवां, तो n का मान क्या हो गया, 7 हो गया। तो जब मैं इसका सातवां पद निकालता हूं तो a का मान कितना है, 2, और 2 की घात, r का मान क्या है, 2, 2 की घात 7 ऋण 1, तो 2 गुणित 2 की घात 6। तो मैंने घातांक से संबंधित जो नियम बताए थे उस नियम के अनुसार अगर दोनों का आधार एक जैसा है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2 की घात 7। अब 2 की घात 7 मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 8 16 32 64 दूनी 128। तो इस प्रकार से यह इसका मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन है, एक इसी में तो क्वेश्चन है कि 3 6 12 24 जो है इस श्रेणी का 384, इस श्रेणी का कौन सा पद 384 होगा। इस श्रेणी में जैसे हम ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, डबल के 3 2 6 6 2 12 12 24 ऐसा होते जा रहा है, तो 384 जो होगा वो कौन सा पद क्रमांक होगा। जैसे मुझे निकालना है तो यहाँ a का मान कितना हो गया, 3, और जब दूसरे पद को r का मान क्या हो जाएगा, 6/3, तो ये भाग देके कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका सर्वानुपात कितना है, 2 है, और nवां पद जो है, nवां पद कितना है, 384 है। तो मुझे n का मान निकालना है, n का मान निकालना है। तो यहाँ पे an का फॉर्मूला क्या होता है, an होता है a r की घात n ऋण 1। तो an का मान कितना है, 384, a का मान है 3, और r का मान कितना है, 2, 2 की घात n ऋण 1। तो जब आप देखो ये इसके साथ गुणा में है, पहले आप इसको इस तरफ लेके आओ, तो 384/3 बराबर 2 की घात n ऋण 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, तो 128 बराबर 2 की घात n ऋण 1। ठीक, अब अभी हमने 128 देखा था कि 128 जो है वो कितने के बराबर होता है, 2 की घात 7 के बराबर होता है। तो इस 128 की जगह मैं लिखूंगा 2 की घात 7 बराबर 2 की घात n ऋण 1। ठीक है, तो जब मैं ऐसा लिखा तो देखिए कि दोनों तरफ के बराबर के दोनों तरफ का जो आधार है वो सेम है। तो रूल है मैथमेटिक्स में कि अगर दोनों तरफ का आधार सेम है तो घातांक जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो इसलिए 7 बराबर n ऋण 1, तो n का मान हो जाएगा 8। तो इसमें 384 जो होगा वो 8वां पद होगा इस श्रेणी का, जिसका मान 384 होगा। जो श्रेणी दी हुई है उसका जो 8वां पद होगा वो कितना होगा, 384 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया समझ में आप लोगों के। ठीक है, अब इसमें
एक जीपी में n पदों के योग का एक फॉर्मूला देख लेते हैं, n पदों के योग का फॉर्मूला, और उससे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि जीपी जो होता है उसके n पदों का फॉर्मूला होता है Sn = a r की घात n ऋण 1 बटा r ऋण 1, या Sn होता है a 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये दो फॉर्मूले होते हैं। दो फॉर्मूले क्यों होते हैं, उसके पीछे तर्क ये है कि जब r का मान 1 से बड़ा होगा तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, जब r बड़ा होगा 1 से, और ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जब r का मान 1 से छोटा होगा। तो ये आपको सबसे पहले क्वेश्चन में निकाल के देखना होगा कि जो r है उस r का मान 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, तो उसके हिसाब से आप क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप इन दोनों फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए, ठीक है, इस दोनों फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। क्वेश्चन है 2 धन 2 की घात 2 धन 2 की घात 3 धन 2 की घात 4 से लेकर ऐसा 2 की घात 9 तक का सम क्या होगा। ठीक है, यहां से देखिए यहां तक की घातांक का सम क्या होगा। तो देखो इसका पहला टर्म क्या हो गया 2, दूसरे टर्म 2 की घात 2 मतलब 4, 4 बटा 2 क्या मिल गया 2, तो r का मान कितना आ गया 2। तो r जो है वो बड़ा है किससे, 1 से। अगर r बड़ा है 1 से तो हमने अभी कौन सा फॉर्मूला देखा, Sn = a r की घात n ऋण 1 बटा r ऋण 1, ये हमने फॉर्मूला देखा। अब इस फॉर्मूले में आप इनकी वैल्यूज को पुट करो तब आपको मिल जाएगा कि यहाँ, और n का मान कितना है 9, क्यों यहाँ पे 2 की घात 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है 2 की घात 9 तक जा रहा है, तो इसलिए टोटल इसमें कितने पद हो गए 9 पद हो गए। तो यहाँ हो जाएगा 2 की घात 9 ऋण 1 बटा 2 ऋण 1, तो ये हो गया 2 की घात 9, 2 की घात 9 जो होता है वो होता है 512 के बराबर। ठीक है, तो 512 ऋण 1 बटे 2 ऋण 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो गया 2 गुणित 511, तो ये हो गया 1022। तो इसका शुरू के 9 पदों का जो योग होगा वो हो जाएगा 1022। ठीक है, ठीक। तो इस प्रकार से जो इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि जो हमने टॉपिक देखे थे वो हो चुके हैं लगभग। आप लोग इससे संबंधित क्वेश्चंस अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होने पे इन ग्रुप्स में आप पोस्ट कर सकते हैं। देखिए, जो इंटरेस्ट लेंगे, जितना इंटरेस्ट लेंगे उनको उतना ही ज़्यादा तवज्जो मिलेगी। तो इसलिए आप जो है जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो इसलिए आप क्वेश्चंस बनाइए, कोई डाउट है पूछिए, या किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप उसे भेज दीजिए, जैसे ही मौका मिलेगा उस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको कर दिया जाएगा। आप मेहनत करते जाइए। प्लस जैसे कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जनरल नॉलेज की। तो अब जनरल नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए मेरी जो सलाह है वो सलाह यही होगी कि आप रोज न्यूज़पेपर पढ़िए, फिर न्यूज़पेपर जैसे हर रोज पढ़ रहे हो तो सप्ताह में एक साप्ताहिक
आप एक मैगजीन लगा लो, एक मैगजीन लगा लो, साप्ताहिक मैगजीन, कोई भी एक साप्ताहिक मैगजीन पकड़ लो। फिर उसके बाद में महीने में कोई एक मैगजीन पढ़ना स्टार्ट करो। जब आप इस तरफ से पढ़ोगे तब जाके आपका जीके स्ट्रांग होगा। और सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है जीके। जैसे मैथ्स तो कर ही रहे हैं हम, मैथ्स रीजनिंग सारा होगा, लेकिन ये एक ऐसा सेक्शन होता है जो आपका अगर किसी का कमजोर है तो उसके मार्क्स कम हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसी चीजें अगर आता है तो आप तुरंत टिक करते चले जाओगे। तो इसलिए आप इसके ऊपर भी मेहनत करते जाओ, अपनी हैबिट बनाओ। आज आप हैबिट बनाओगे तो 6 महीने साल भर के बाद में आपका जीके स्ट्रांग हो पाएगा। तो इसलिए जीके की तैयारी भी आप रोज सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ में स्टार्ट करिए। प्लस जो भी चैप्टर हो चुके हैं एप्टीट्यूड के, जो भी टॉपिक हो चुके हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करिए, किसी भी पुरानी किसी भी एग्जाम के पेपर से या किसी और चीज से, जहां से भी मिलता है उसके क्वेश्चन करिए। और नहीं समझ में आने की स्थिति में आप इसको मैसेज भेज सकते हैं इन्हीं ग्रुप्स पे, और इनका रिप्लाई आपको भेज दिया जाएगा सॉल्यूशन करके। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी इस क्लास का जो वीडियो होगा वो भी YouTube के इसी चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए YouTube पे। धन्यवाद।